संसद के दूसरे बजट सत्र के चरण का संचालन सुचारू रूप से जारी है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया, उसकी चर्चा जो है वो काफी पेचीदा बनी हुई है। सभी राजनीतिक जानकारों की एक साझा राय प्रतिक्रिया ये थी कि आखिरकार विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आया। क्या विपक्ष को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज हासिल होने वाला था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ, क्योंकि स्पीकर जो चुना जाता है वो बहुमत के आधार पर चुना जाता है और बहुमत सरकार के पास होता है। ऐसे में विपक्ष भी इस बात को बखूबी जानता होगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया है ये टेबल नहीं हो पाएगा, ये बहुमत में नहीं आ पाएगा, इस प्रस्ताव को गिरना ही है, लोकसभा, राज्यसभा और आगे फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो इसमें कोई दम नजर नहीं आता है। इस बात को लेकर के विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त होगा कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के आधार पर संख्याबल में उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव, लेकिन उससे पहले जब संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ तो उस दौरान ये उम्मीद थी कि चर्चा होगी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, लेकिन विपक्ष दूसरे मुद्दे उठाता हुआ नजर आया। विपक्ष की तरफ से ईरान इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद चल रहा है, जो युद्ध की स्थिति है, उस पर पहले भारतीय जो लोग गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरना शुरू किया। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि उस मुद्दे पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन पहले चर्चा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हो जाए। लेकिन विपक्ष इसको लेकर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के बड़े राजनेता जो हैं, विशेष तौर पर एलओपी, उनके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि कहीं यदि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाता है लोकसभा में, निचले सदन में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पर निशाना साधने का, विपक्ष पर निशाना साधने का एक बेहतरीन अवसर मिल जाएगा, जिससे राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा सत्र के पहले चरण में जो एक साइकोलॉजिकल दबाव जो बनाया था बीजेपी पर, चाहे यूएस ट्रेड डील को लेकर हो, चाहे एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के हो, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर के हो, फूड सिक्योरिटी के एक्ट को लेकर के हो, इन तमाम चीजों पर जो साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा रहा था बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन जो दिया वो भी राज्यसभा में दिया, जो उन्हें लोकसभा में दिया जाना चाहिए था। तो क्या विपक्ष इस बात को भांप चुका था जिसके चलते इतना हंगामा काटा गया। ऐसे में सवाल करूंगा मैं इस कार्यक्रम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से, और सवाल ये रहेगा अमन जी कि यदि विपक्ष इतने कॉन्फिडेंस में था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, तो अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाएगी। यदि हम मान लें कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ भी लाया गया था, तो फिर ये प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर के खिलाफ क्यों लाया गया, क्यों न सरकार के खिलाफ लाया जाता, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये चुनौतियां खड़ी की जाती। देखिए, जाहिर बात है यहाँ पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं साबित करना चाहता है कि जिस तरह से उनकी आवाज़ पे कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, और सीधे तौर पर जो ये पूरा मसला उठता है ये एक तरीके से स्पीकर यानी सभापति के ऊपर उठता है कि उनकी मर्जी से या उनके कहने पर जो एलओपी हैं राहुल गांधी, उनको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। तमाम ऐसे मुद्दे जिसका जिक्र आपने भी किया, चाहे एप्स्टीन की बात करें या जो ट्रेड डील हुई उसकी बात करें, इस तरह के
मुद्दे लगातार राहुल गांधी उस वक्त उठाते रहे जब बजट पेश हुआ, उसके बाद उसके जो राष्ट्रपति जी का भाषण होता है उसके ऊपर चर्चा होनी थी और इसी बात को लेकर लगातार जो सदन था उसकी कार्रवाई स्थगित होती रही। अब ऐसा लग रहा था जिस तरह से जो कह सकते हैं कि जिस तरह से सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिस तरह से लग रहा था कि आज उसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि भाई आखिर तमाम जो विपक्ष सर क्यों अड़ा हुआ है? जी। विपक्ष तो चर्चा चाहता है ना, और सरकार चर्चा करवाने को तैयार थी, तो फिर विपक्ष क्यों अड़ा हुआ है चर्चा को लेकर? जाहिर बात है दिनेश जी कि विपक्ष को लेकर जो कह सकते हैं सरकार का रुख है, सत्ता पक्ष का रुख है, वो इसलिए भी अब ज्यादा हावी दिखाई पड़ता है, या वो अविश्वास प्रस्ताव पे इसलिए भी कह सकते हैं चर्चा करवाना चाहते हैं कि उनको पता है कि विपक्ष के पास में वो बहुमत का आंकड़ा नहीं है, और ये जो वो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये एक तरीके से एक सभापति के खिलाफ लाया गया, एक तरीके से जो चाहते हैं विपक्ष दल की उनके खिलाफ एक माहौल खड़ा किया जाए, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जिससे विपक्ष को एक तरीके करारा जवाब यहाँ पर मिलेगा। इसलिए बीजेपी या तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अब सत्ता जो विपक्षी हैं वो ये चाहते हैं कि भाई इससे ज्यादा महत्वपूर्ण समय ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है और तमाम देश इसमें शामिल हो गए, उसमें भारत कहाँ पर खड़ा है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गैस सिलेंडर के दाम या जिस तरह से घरों का के अंदर महंगाई का जो लोग सोच रहे थे कि युद्ध का असर पड़ेगा, तब सरकार ने कहा था कि इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे बीते 2 दिन पहले सिलेंडर की जो घरेलू कह सकते हैं सिलेंडर उसकी कीमत में 60 रुपये इजाफा, और जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उसकी कीमत में 115 रुपये का की जो बढ़ोतरी की गई है। और उसके अलावा भी तमाम सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो तमाम तरह की महंगाई का बोझ जो है वो देश के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जिस तरह से भारत का पक्ष इस पूरे युद्ध को लेकर किस तरह का है, क्योंकि क्या ईरान के को लेकर भारत का क्या रुख है, अमेरिका के को लेकर क्या रुख है, इजराइल को लेकर क्या रुख है, तो इन तमाम मुद्दों पे विपक्ष चाहता है कि अभी फिलहाल बातचीत हो, लेकिन सत्ता पक्ष इसलिए अड़ा हुआ है कि उनको पता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पूरी तरह से कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नहीं सर, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से जो बोला गया जी गौरव गोगोई की तरफ से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर एलओपी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, लेकिन जो चेयर को संभाल रहे हैं, तमाम स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं जो सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि भाई एलओपी को पूरा वक्त दिया गया है। ऐसे में क्या राहुल गांधी भी मुद्दा विहीन हो गए हैं? जी, क्योंकि यदि इस अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नेशनल इंटरेस्ट की बात होती, भारत कहाँ खड़ा है, क्या सस्ता होने वाला है, क्या महंगा होने वाला है, भारत की विदेश नीति क्या है, तो इस पर यदि चर्चा होती तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? जाहिर बात है दिनेश जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी इसमें आप देखिए एक दिन भी अगर संसद का वक्त खत्म होता है, खराब होता है या संसद स्थगित होती है तो देश को नुकसान होता है, इसको भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से देश आज जहाँ पर खड़ा है, क्योंकि गल्फ कंट्री अमेरिका, इजराइल और तमाम जो देश उसमें शामिल हुए हैं, चाहे बहरीन की बात करें, कतर, कुवैत, सऊदी अरबिया और दुबई या शारजा या जो भी और देश है, ओमान, ये तमाम जो देश इस समय युद्ध की स्थिति में नजर आते हैं, तो वहां भारत कहां पर खड़ा हुआ है कि भारत इस युद्ध से कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ में ये भी कहा गया कि आखिर ईरान को लेकर भारत का स्टैंड क्या है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में नहीं आई है, क्योंकि या तो हम उनके पक्ष में या हम उनके खिलाफ में हैं। लेकिन भारत जिस तरह से खामोश है, जिस तरह दबी जुबान में बात कर रहा है, क्योंकि आपने देखा ट्रेड डील को लेकर भी राहुल गांधी ने यही बात कही थी कि भाई आखिर क्या हुई है ये हमें बताना चाहिए, किन किन मुद्दों पे जो ये डील हुई है वो हमें पता लगना चाहिए। एपस्टीन को लेकर आपने देखा किस तरह से हरदीप पुरी का जब नाम सामने आता तब घेरने का प्रयास किया गया। तो मुद्दे विपक्ष के पास हैं, लेकिन सरकार को पता है कि अगर इन मुद्दों पे हमने बात करी तो कहीं ना कहीं हमें बैकफुट पे आना पड़ेगा। आपको दिनेश जी याद होना चाहिए जब इसी बजट सत्र का पहला भाग जब था, उस वक्त पीएम मोदी ने कहा था कि हाँ मैं सामने आकर बात करूंगा, और तब ये बात निकल के आ गई कि जो सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर जो महिला सांसद थी उनके ऊपर कुछ हमला कर सकती थी। ये बात आप
आपने भी खूब सुनी होगी मीडिया के जरिए, तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए, कि तब ये कहा गया कि मीडिया के जरिए जो बात आई सामने कि तब ये कहा गया कि पीएम के साथ में उस समय कुछ भी हो सकता था। जरा सोचिए, सदन के अंदर इस तरह की बात होती है और फिर वो लोकसभा में नहीं आते, और जो बात आपने कही कि राज्यसभा में जाकर बयान देते हुए दिखाई पड़ते, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ लगे, और विपक्ष जो है हर एक चीज को नोट कर रहा है कि अगर इस मुद्दे को उठाया गया तो सरकार इस मामले पर बैकफुट पे आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है इसमें कि अगर बहुमत का आंकड़ा जो है विपक्ष के पास होता तो जाहिर बात है इसके ऊपर वो बात करते हुए दिखाई पड़ते। अब उनको भी पता है कि अगर इस मुद्दे पे हम गए तो जिस तरह से अगर इस पे वोटिंग भी होती है, कुछ भी प्रोसेस पे होता है, तो हम कमजोर पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और अगर हम कमजोर पड़ते हैं इस फाइट में, अगर हमारी हार होती है तो सत्ता पक्ष को एक मौका जरूर मिल जाएगा विपक्ष के ऊपर ताना कसने का। बिल्कुल, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चर्चाएं सदन में देखने को मिल रही है। पहली चर्चा ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव और दूसरी मिडल ईस्ट में मचे युद्ध के, जंग के जो हालात हैं उनको लेकर। लेकिन यहाँ मोदी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास विपक्ष मिडल ईस्ट के मुद्दे पर कर रहा है, जबकि राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए, हम चर्चा को तैयार हैं, वोटिंग को तैयार हैं, तो फिर आखिरकार राहुल गांधी इस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि आखिरकार ईरान में फंसे, मिडल ईस्ट के अन्य देशों में फंसे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की जो गारंटी है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। तो दोनों आमने सामने टकराते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रतीत ऐसा हो रहा है कि इस लोकसभा के या संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में क्या कोई नतीजा निकल पाएगा, ये भी देखने वाला आगे आने वाले वक्त में सवाल रहेगा। लेकिन जिस तरीके से संसद में हंगामा हो रहा है, उसको लेकर ना तो विपक्ष झुकने को तैयार है और ना ही सरकार विपक्ष की मंशा को कामयाब होने देने को यहाँ पर किसी तरीके से सैक्रिफाइस करती हुई नजर आ रही है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।